जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक। पहले एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। फर्दर एग्जाम स्टाइल में हमारा आंसर कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल इन विच अ कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल हमें बनाने बोल रहा है जिसमें दिया हुआ है कॉर्ड का लेंथ कितना 6 सेंटीमीटर और वो सेंटर से कितने दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, तो 3 सेंटीमीटर का है। यहाँ हिंट दे रखा है, इज इट अ सर्कम सर्कल ऑफ अ सुटेबल ट्राइंगल। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉर्ड बनाएंगे जिसका लेंथ हम लोग 6 सेंटीमीटर का ले लेंगे। इसका नाम हम लोग ए बी दे देते हैं और ये कॉर्ड का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इस ए बी कॉर्ड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या नियम है, आपको क्या करना है, जिस भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है उसके एंड पॉइंट से मोर देन हाफ उस लाइन सेगमेंट का अंदाजन ले लेना है और उससे आपको आर्क कट करना है ऊपर, इस लाइन सेगमेंट ए बी से ऊपर और लाइन सेगमेंट ए बी से नीचे, दोनों पॉइंट से, ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी। तो एक बार हम ए पॉइंट से अब मोर देन हाफ लेकर के आर्क कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, और ऊपर भी कट करेंगे नीचे भी कट करेंगे। फिर हम लोग बी पॉइंट से बिना डिस्टर्ब किए हुए ऊपर भी कट करेंगे और नीचे भी कट करेंगे। ये जो दो पॉइंट जहाँ टकरा रहा है, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी पे कहीं ना कहीं टकराएगा और उसको हम लोग एक नाम दे देंगे, एम नाम दे देंगे इस पॉइंट को। अब एम क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट ए बी पे परपेंडिकुलर हमारा ये बन रहा है और कैसा क्या कर रहा है, इस ए बी को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इस एम पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लेंगे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और उसको हम लोग नाम दे देंगे ओ पॉइंट। इसके बाद का स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ओ ए को ज्वाइन कर देंगे। अब ओ ए ज्वाइन जैसे ही किया, सिंस क्या हो जाएगा कि ये जो ओ पॉइंट है ना, ओ से ओ ए और ओ बी दोनों हमारा इक्वल होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोगों ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाले सारे पॉइंट्स उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। तो अगर ये हमें पता है तो ये जो ओ पॉइंट से ओ ए और ओ बी हमारा इक्वल होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड ओ ए एज ए रेडियस, हम लोग कंपास के मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कि बी से भी पास करेगा ही करेगा क्योंकि ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है। अब इसके बाद फर्दर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ही कंपलसरी है आपको। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो जो यहाँ पे हम लोगों ने किया वही चीज़ हम लोग लिख देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसा जैसा हमने सबसे पहले क्या किया, एक ए बी लाइन सेगमेंट बनाया, तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फर्दर हम लोग सेकेंड स्टेप में लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लेट इट इंटरसेक्ट ए बी एट एम, जो कि क्या होगा, मिड पॉइंट होगा उस ए बी का। लेट इट इंटरसेक्ट ए बी एट एम, एम हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे थर्ड में कि ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मार्क अ पॉइंट ओ। ये जो ओ पॉइंट है वो एम से कितने डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर पे है, तो मार्क ए पॉइंट ओ सच दैट ओ एम इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। फर्दर फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ ए को ज्वाइन करो या फिर ओ बी को ज्वाइन करो, बात सेम ही है। तो इट मीन्स कि ओ ए अगर ओ बी के इक्वल है तो ओ एक सेंटर हो जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल का, ओ इज द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। इसके बाद विथ ओ एज इट्स सेंटर, रेडियस ओ ए से हम लोग कंपास के मदद से एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ सर्कल, ये हमारा रिक्वायर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, सो दैट
रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। यानी हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है वो क्या है, तो वो बेसिकली एक रेक्टेंगल ही है। ये हमें प्रूव करके लाना है। इट मीन्स कि एक गिवन हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम गिवन है जो कि इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, और उसे हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, रेक्टेंगल प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि एक पैरेललोग्राम इसके अंदर ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि अब सर्कल का एक सेंटर नाम ले लेते हैं ओ, और इस पैरेललोग्राम को ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी और ये डी हो गया। अब सबसे पहले गिवन क्या था, तो क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और सिंस ये जो पैरेललोग्राम है सर्कल के अंदर बन रहा है तो मैं उसको साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल दूंगा या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे अच्छा मैं गिवन में क्या लिख दूं कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो ये तो हमारा गिवन का पार्ट हो गया। टू प्रूव हमें क्या करके लाना है, तो टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो टू प्रूव में मैं लिख दूंगा टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा कि सिंस ए बी सी डी एक क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ, या फिर एंगल बी और एंगल डी में 180 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इनमें से कोई भी एक यूज़ करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी यूज़ कर सकते हैं या एंगल बी प्लस एंगल डी। तो मैं लिखूंगा प्रूफ में सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा क्या दे देगा, 180 डिग्री दे देगा। और रीजन हमें यहाँ मेंशन करना होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो एक और प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। यहां भी रीजन लिखना होगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद अब क्या करना है ना कि हमें एज्यूम कर लेना है एंगल ए और एंगल सी को, एक कोई वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो लिख लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। ये हमने क्या मान लिया, ए और सी देखो बराबर था प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करके, तो एंगल ए और सी दोनों किसके इक्वल है, मान लिया एक्स के इक्वल है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या कह रहा था, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री। तो हम लोग वही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ए के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, और x प्लस सी के जगह भी x रख दिया। ये दोनों हमने ऊपर अज्यूम किया था सिंस ए और सी आपस में इक्वल थे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कैंसल आउट होकर के क्या दे देगा, 90 डिग्री दे देगा। और x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमने x अज्यूम किसको किया था, तो एंगल a और एंगल c को हमने x माना था। तो अब इधर बगल में लिख देते हैं कि एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल c इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो क्या होगा ना, या तो इसके बाद आप डायरेक्टली लिखो कि सिमिलरली, मतलब जो ये हम लोगों ने तरीके से एंगल ए और एंगल सी लेकर के आया है, बस आपने एक वर्ड लिखना है सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और उसके बाद बस आपको एक लाइन लिखना है सिंस ऑल द एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। या फिर एक सिंपल सा आप यूज कर सकते हो कि अ पैरेललोग्राम जिसका एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हमने रेक्टेंगल कहना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट अ पैरेललोग्राम whose one of its angle is right angle इज अ रेक्टेंगल, उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो उनके अपोजिट एंगल्स, एंगल सी भी 90 हो जाएगा, एंगल ए भी 90 हो जाएगा, एंगल बी भी 90 हो जाएगा, एंगल डी भी, सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी को यूज करके। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ
रेक्टेंगल। तो बेसिकली कुछ नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या कर दिया कि ए बी सी डी का में सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया, उसको लिख दिया कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इजिकल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे और एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। तो कोई भी एक को लेकर के चलना है, एक अपोजिट एंगल्स आपको लेकर के चलना है। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट को यूज करके ए और सी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्स और एक्स हमने माना था, तो 2x इजकल्स टू 180 डिग्री हो गया, तो x इजकल्स टू 90। सिंस एक भी एंगल अगर पैरेललोग्राम का राइट एंगल होता है तो उसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, सो दैट इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि शो करना है हमें कि एक रेक्टेंगल है जो कि इंस्क्राइब हो रहा है सर्कल के अंदर, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना डायगोनल्स का, वो लाई कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका डायग्राम एक बना लेंगे। तो एक सर्कल बनाते हैं, इसके बाद इसके अंदर एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर लेंगे। अब इनके डायगोनल्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये डायगोनल्स हमारा ज्वाइन हो गया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं और इस रेक्टेंगल को ए बी सी और ये डी नाम दे देते हैं। और गिवन क्या है तो वो लिख लेते हैं कि गिवन तो हमारा हो गया कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो लिख लेंगे वो कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद और क्या, तो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ पे, तो ये भी लिख लेंगे एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब टू प्रूव क्या है, टू प्रूव हमें करना है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो क्या करते हैं, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, तो प्रूफ में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से लिख करके कर लेंगे। सबसे पहले देखो ए बी सी डी एक अगर रेक्टेंगल है तो उसका डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो जाएगा। और अगर डायगोनल ए सी बी डी आपस में इक्वल है तो हम लोग ये भी जानते हैं, एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये जो पॉइंट है वो डायगोनल सिंस कहाँ किस पॉइंट पे टकरा रहा है, कहाँ टकरा रहा है, तो पॉइंट ओ पे टकरा रहा है। तो ये बाइसेक्ट करेगा ए सी और बी डी एक दूसरे को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का। तो ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस ए बी सी डी। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग को सेंटर ऑफ द सर्कल का क्या डेफिनेशन है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी सर्कल पे आने वाले, चाहे वो ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है, चाहे वो कोई भी पॉइंट है, वहां से एक इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उसे ही हम लोग सेंटर कहते हैं। देयरफॉर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम लोग इसी को अच्छे से लिख करके करते हैं सॉल्व, कि प्रूफ में पहले तो लिख लेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और अगर ये रेक्टेंगल है तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, और यहाँ रीजन लिख देंगे कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखो, अगर हमारा ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। बट यहाँ थोड़ा सा करके मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं ए सी को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे बी डी को भी 2 से डिवाइड करना होगा। देखो, ये जो ए सी को जब 2 से डिवाइड किया तो ये जो ओ ए आया है ब्लू कलर से, फिगर में देखो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, और ओ सी जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। और जब बी डी का हाफ करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, सेम प्रॉपर्टी से। तो अभी पहले ए सी बाई 2 जो है उसको मैं लिख देता हूँ ओ ए या ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। और बी डी का हाफ में क्या लिख सकता हूँ, या तो फिगर में देखो बी ओ लिख सकते हैं या फिर हम ओ डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, और रीजन यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1।
अब देखो क्या है, अब सिंपली आपने ये लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कंक्लूड दैट O is equidistant from the all vertices A, B, C या D। तो O is equidistant from all the four vertices A, B, C and D। और ये भी लिखना होगा कि वी नो दैट, सेंटर का जो डेफिनेशन होता है, एंड वी नो दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट दैट इज equidistant from every point on the circle, therefore O is the center of the circle। तो ये आपका इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है कि पहले तो आपको क्या कर देना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो ए सी इजकल्स टू बी डी आपका डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल हो गया। फिर आपको ये ए ओ सी बी ओ और ओ डी को इक्वल ला करके यहाँ शो कर देना है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल होगा उसी पॉइंट को हम लोग इक्विडिस्टेंट बोल देंगे फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस ए बी सी डी। और अगर ये जो ओ पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर होता क्या है किसी सर्कल का, एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे सर्कल पे आने वाले यानी उसके सरकमफेरेंस पे आने वाले सारे पॉइंट्स उस सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे होते हैं। देयरफॉर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कंसीडर ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ, यानी कि कंसीडर करो कि एक सर्कल के कॉर्ड्स हैं, बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, और उन सारे कॉर्ड्स का लेंथ आपस में कैसा है, तो फिक्स है यानी इक्वल लेंथ है। व्हाट इज द शेप फॉर्म बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दिस कॉर्ड्स, इन सारे कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे कैसा शेप बनेगा। तो इसको कुछ डायग्राम से पहले समझते हैं, फिर देखेंगे कि एग्जाम स्टाइल में हम लोग को आंसर कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं इसका। अब अलग अलग कॉर्ड्स बना लेते हैं जो कि सभी इक्वल लेंथ होंगे। तो एक कॉर्ड्स ये हो गया, एक ये बना लेता हूँ, एक इधर, और एक ये और ये एक बना लेता हूँ। इन सभी के मिड पॉइंट्स को मैं चलो रेड कलर से मार्क कर देता हूँ कि लेटर सपोज करो ये सारे इसके मिड पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या कि इन सभी इक्वल लेंथ ऑफ कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमारा कैसा शेप बनेगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल शेप बनता है। ऐसे इस तरीके से समझो यहाँ पे कि जैसे ही हमने इस सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना कॉर्ड्स के, इक्वल लेंथ के कॉर्ड्स के, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों बन गया कि देखो ये जो बड़ा सर्कल था उसका सेंटर तो ये रहा। सेंटर से जब भी हम लोग मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं किसी कॉर्ड के, तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि इस सेंटर से सभी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा चीज, एक और थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, सिंस कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे क्या था कि सभी कॉर्ड्स का लेंथ क्वेश्चन में बोला था कि सेम है, फिक्स्ड लेंथ है। अगर फिक्स्ड लेंथ है तो सभी कॉर्ड्स का लेंथ आपस में इक्वल हुआ। इट मीन्स कि ये सारे परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने बनाया है वो आपस में इक्वल है। तो ये दो चीज हमारा हेल्प कर दे रहा है इस पॉइंट ओ से, यानी सेंटर ओ से ये सारे कॉर्ड्स जो है इक्विडिस्टेंट है। अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज अ सर्कल, यानी कि कोई भी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर हम सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा एक डायग्राम बना के देता है, सर्कल बना के देता है। लेकिन सिंस इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक सर्कल था जिसका कि कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को हमको ज्वाइन करके बताना था कैसा फिगर बनेगा, तो ये फिगर क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दोनों सर्कल का सेंटर सेम ही होगा। अब समझते हैं इसको हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो लिखेंगे सिंस ऑल द कॉर्ड्स हैव द सेम लेंथ therefore all the chords are equidistant from the center। सारे chords क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से। इसके बाद क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड, यहाँ बोल रहा था कि मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड जो है सेंटर से कैसा डिस्टेंस हो जाएगा, तो फिक्स डिस्टेंस हो जाएगा। यानी तब हम लोग लिख देंगे कि हेंस द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और अगर ये फिक्स डिस्टेंस है सेंटर से, तो एक सर्कल का डेफिनेशन ही था
क्या था डेफिनेशन सर्कल का? स्टार्टिंग वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक सर्कल क्या होता है? तो लोकस ऑफ ए पॉइंट होता है एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो यही चीज यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया? सिंस सारा कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल था और सभी के मिड पॉइंट दे रखे थे, तो सेंटर से जैसे ही मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो जो डिस्टेंस हो गया, सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं इसके बाद कि देयर फोर, या फिर पहले वो डिफाइन कर लेते हैं कि सिंस द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सर्कल। वो क्या होता है? सर्कल होता है। और यहाँ पे भी हम लोगों का ये जो फिगर रेड कलर से बना हुआ वो एक सर्कल ही बना है। तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर द रिक्वायर्ड शेप कैसा आ गया। अब देखो सर्कल तो बन रहा है, लेकिन हमको इस फिगर के अंदर हमारा कैसा सर्कल बन रहा है? सिंस दोनों का सेंटर सेम होगा तो ये कैसा सर्कल होगा? द रिक्वायर्ड शेप इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जिसका सिंगल सेंटर हो और बहुत सारे सर्कल उससे हमने अलग अलग रेडियस के ड्रॉ कर रखे हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी आर कांग्रुएंट। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ हमें लेना है और क्या कह रहा है कि कॉर्ड्स ए बी और ए सी आपस में कांग्रुएंट हैं। कांग्रुएंट का यहाँ मतलब हो गया कि वो दोनों आपस में इक्वल है। एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। यानी कि ये जो सेंटर ओ है वो लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी पे, यानी बी ए सी का एंगल जो है उसका जो बाइसेक्टर होगा उस पे लाई कर रहा होगा ये सेंटर। ये हमें प्रूव करके लाना है। तो डायग्राम से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद दो कॉर्ड्स बनाएंगे। ये जो कॉर्ड्स हमने बनाया है इसी के इक्वल में एक और कॉर्ड्स बनाएंगे। अब इस कॉर्ड्स का नाम दे देते हैं। कॉर्ड्स का नाम ए और बी दे दिया। इधर ए सी है तो ए तो ऑलरेडी है, सी यहाँ नाम दे दिया। इस सर्कल का हम लोग सेंटर ओ ले लेते हैं। अब समझो इस क्वेश्चन में फर्दर क्या करना है। हमें क्या बोल रहा था कि इस एंगल बी ए सी का, फिगर में देखो ये जो एंगल बी से चले ए से चले सी, ये बी ए और ये सी, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर क्या हो रहा है? इस ओ सेंटर से, इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ओ ए, ओ बी और ओ सी को इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हमारा दो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल ए ओ बी और एक ट्रायंगल बन गया आपका ट्रायंगल ए ओ सी। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, कांग्रुएंट कर देना है। कांग्रुएंट कैसे होगा? सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो कांग्रुएंट दे रखा था आपस में, यानी कि कांग्रुएंट का मतलब क्या, इक्वल। तो ये दे रखा था तो एक तो ले लेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। दूसरा ओ ए और ओ ए तो आपका कॉमन हो गया। देखो ये जो ओ ए लेंथ है, ये ओ ए आपका ट्रायंगल इस ट्रायंगल में भी है और ट्रायंगल एओसी में भी है। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीसरा ट्रायंगल एओ बी का ओ बी और ट्रायंगल एओ सी का ओ सी, ये देखो आपका रेडियस है। इस फिगर में देखो ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, इसका ओ बी, ये ओ बी, और ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए ओ सी का ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ये रेडियस है। तो ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, एस 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 कंग्रुएंसी रूल से ये दो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूँ कि सीपीसीटी से एंगल बी ए ओ, बी से चले ए से चले ओ, यानी ये एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। फिगर में देखो एंगल सी ए ओ का है, सी से चले ए और ए से चले ओ, यानी ये एंगल, ये दोनों आपका आपस में कैसा हो गया, इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब जैसे ही इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ओ ए है, ये अच्छे से आप लोग देखो, ये जो ओ ए है, ओ ए हमारा क्या किया, ओ ए एंगल बी ए सी को, ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया।
अब दो इक्वल पार्ट्स में बांटा, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ओ ए जो है बाइसेक्टर है किसका, ओ ए बाइसेक्टर हो गया एंगल बी ए सी का। ये पूरा एंगल बी ए सी का ये ओ ए बाइसेक्टर हो गया। और बाइसेक्टर हो गया तो ओ ए में ओ क्या है, ओ तो सेंटर है, ओ हमारा क्या है, सेंटर है। तो हम लोग कहेंगे कि यस, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी लाइज ऑन सेंटर। तो इसको अब अच्छे से, यही था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 17 का। इसको प्रॉपर लिख करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करके आना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है हमारा डायग्राम। अब इसमें हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड ए सी, ये तो हमारा गिवन का पार्ट हो गया। अब टू प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूव में लिखेंगे कि सेंटर ओ, ये जो सेंटर हमने ओ नाम दिया है, सेंटर ओ लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये हमारा टू प्रूव हो गया। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, तो ज्वाइन करेंगे ओ ए को, ओ बी को एंड ओ सी को। फिगर में देखो ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया और ये ओ सी को ज्वाइन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी को कंग्रुएंट करेंगे। और कंग्रुएंट करने के लिए तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का इक्वल हमें पता होना चाहिए, वो लिख करके हमें बताना पड़ता है। फर्दर हम लोग देखते हैं कि किस मेथड से कंग्रुएंट हुआ। तो ये करना है तो सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, तो देखो ए बी और ए सी तो हमारा इक्वल दे रखा था ना क्वेश्चन में, कंग्रुएंट दे रखा था, तो ये गिवन लिख दिया। उसके बाद ओ ए और ओ ए तो हमारा कॉमन हो गया, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है। और ओ बी एंड ओ सी हमारा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यानी ये रेडियस हो गया। तो देखो तीन साइड्स का यूज करके हम लोगों ने इसको कंग्रुएंट कर दिया। तो लिखेंगे बाय एस 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 कंग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ओ बी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अगर ये दो ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयर फोर एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, ये हमारा इक्वल हो गया। क्या यूज करके, तो बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म हो जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब बस आपने लिख देना है कि दिस मीन्स दैट AO डिवाइड्स एंगल BAC। अगर BAO और CAO आपस में इक्वल हो गया तो OA या AO जो है वो डिवाइड कर रहा है ना BAC को टू इक्वल एंगल्स में, यानी दिस मीन्स दैट AO डिवाइड्स एंगल BAC इन टू इक्वल एंगल्स। अगर ये हमारा टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया तो AO को हम बाइसेक्टर कह सकते हैं एंगल BAC का। तो लिख देंगे हेंस AO इज द एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अगर ये बाइसेक्टर है तो इसके बाद क्या स्टेटमेंट रहेगा, देयरफॉर ओ जो है क्या हो रहा है, हमारा लाइन AO पे आ रहा है, इट देयरफॉर सेंटर O लाइज करेगा ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो हम लोग लिख देंगे O लाइज, सिंस O लाइज ऑन द लाइन AO, देयरफॉर सेंटर O जो है ये लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इस सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।